स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मरो मरुधर, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, उसके कुछ ही घंटों में बीजेपी ने अपनी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की, लेकिन कांग्रेस में उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार लंबा होता जा रहा है। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया के अनुसार कांग्रेस नवरात्र में अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। अभी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से तैयार नामों का पैनल स्क्रीनिंग कमेटी को नहीं सौंपा गया है। अब उससे पहले 13 अक्टूबर को जयपुर में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है, इसमें पैनल पर मोहर लगेगी। फिर 14 अक्टूबर को जयपुर में ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी उन नामों में से स्क्रूटनी कर अंतिम लिस्ट दिल्ली में सीईसी बैठक में रखेगी। माना जा रहा है 18 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक हो सकती है, जिसमें कांग्रेस की पहली सूची पर मोहर लग सकती है। लेकिन उम्मीदवारों के चयन को लेकर मौजूदा विधायकों की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं। पार्टी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि सर्वे के आधार पर ही उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया जाए। ऐसे में मौजूदा विधायकों की क्षेत्र में नाराजगी पार्टी के साथ मंत्री विधायकों की भी धड़कनें बढ़ा रही है। बीजेपी के जन आकांक्षा रथों के पहिए थम गए हैं। चुनाव आयोग की स्वीकृति मिलने के बाद ही इन्हें फिर से रवाना किया जाएगा। चुनाव आयोग से रथों के संचालन की मंजूरी मांगी गई है, हालांकि आयोग से अब तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रथों को रवाना किया था। 4 अक्टूबर को बिरला ऑडिटोरियम से ये जन आकांक्षा रथ रवाना किए गए थे, लेकिन फिलहाल इनके पहिए रुके हुए हैं, गाड़ी पर ब्रेक लगा हुआ है, गाड़ी फिलहाल बंद है। चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद, चुनाव आयोग से परमिशन मिलने के बाद ही दोबारा इग्निशन की में चाबी डलेगी और फिर ये गाड़ियां आगे के लिए रवाना होंगी। बात जोधपुर की। विधानसभा चुनाव 2023 के रण से जुड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे। किसी अन्य जगह से भी सीएम गहलोत लड़ सकते हैं। आमजन ने सीएम की जीत को तो पक्का बताया है। आमजन का कहना है कि सीएम गहलोत कहीं से चुनाव लड़ लें, उनकी जीत पक्की है। सरदारपुरा से हालांकि भाजपा प्रत्याशी पर फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। से चुनाव लड़ेंगे और वापस पुनः भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। बाकी चुनाव सीएम साहब कहीं से भी लड़े, अशोक गहलोत जी 200 विधानसभा किसी भी सीट से चुनाव लड़े तो वो तो चुनाव जीतेंगे, लेकिन सीएम साहब चुनाव सरदारपुरा से लड़ेंगे और चाहे सामने उम्मीदवार कोई भी आए, भारी मतों से चुनाव। शेखावत साहब को खुद को डर लग रहा है कि भाई सरदारपुरा से मेरे को संगठन ने चुनाव लड़ा दिया, पार्टी ने चुनाव लड़ दिया तो मैं तो हार जाऊंगा, यहाँ से मेरी जो राजनीतिक जो कद है वो और घट जाएगा। शेखावत साहब तो खुद नहीं चाहते मैं सरदारपुरा से चुनाव लड़ूं। वो चुनाव तो उनकी इच्छा शक्ति है कि कहाँ से क्या लड़ेंगे और उनका विचार है, उनकी पार्टी के हिसाब से देख सकते हैं आप। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से राजस्थान में जो हालात खराब हुए हैं, उनको भी हो सकता है कहीं ना कहीं डर हो सकता है उनके पार्टी के लोगों की तरह, लेकिन उनके जो लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक, उनसे लोग परेशान हैं। तो वास्तविक रूप से मानना पड़ेगा कि राजस्थान में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, रक्षक की भक्षक बने हुए हैं। आप खुद देख लीजिए कि थानों में किन हालातों में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया। महिलाओं को टिकट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों की तुलना में ज्यादा टिकट मिलेंगी। इस बार महिलाओं को ज्यादा सीटें देने की संभावना है। पहली लिस्ट में हारने वाली सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए। पहली लिस्ट में 85% सीटों पर जीत का भी राजेंद्र राठौड़ ने दावा किया। उनका कहना है कि अब जो टक्कर वाली सीटें हैं उन पर जल्द उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। मजबूत सीटों पर भी लिस्ट जल्द ही आ जाएगी। टिकट कटने पर जो नेता नाराज हुए हैं उस पर भी रिएक्शन दिया। कहा 3 दिन पहले जो टेम्परेचर था वो आज नहीं है, आज जो है 3 दिन बाद नहीं होगा। सांचौर से खबर है, सांसद देवजी पटेल को धमकी मिली है। 2 बार फोन कॉल के जरिए उन्हें धमकी दी गई। देखिए, बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह देवजी पटेल पर जानलेवा हमला हुआ था। बुधवार रात लगभग 10:15 बजे, एग्जैक्ट कहें तो 10:16 पर उन्हें फोन पर धमकी मिलती है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। सांचौर से भाजपा प्रत्याशी देवजी पटेल को बनाया गया है। हालांकि उनके नामों के ऐलान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना भी उन्हें करना पड़ा और इस बीच सुर्खियां बन रही है वो धमकी भरे कॉल्स जो सांसद देवजी पटेल को मिले हैं। जानकारी मिल रही है कि एक बार
उन पर सुबह के वक्त बुधवार को जानलेवा हमला हुआ था। फिर बुधवार को रात को 10:15 बजे के आसपास उन्हें एक फोन आता है। फोन जैसे ही सांसद साहब पिक करते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। आमेर महल के समय में बदलाव किया गया है। देखिए, शारदीय नवरात्र हैं और इसके चलते ये बदलाव किया गया है। सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक आमेर महल खुलेगा। 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक हाथी सवारी बंद रहेगी। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे बंद करने का फैसला लिया गया है। नवरात्र में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ होती है, जिसके चलते रास्ते में भी परिवर्तन हुआ है। सिंहपोल गेट से अब महल में प्रवेश होगा, त्रिपोलिया गेट से निकासी का रास्ता होगा। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगर पर्यटन के लिहाज से आप अन्य किसी जिले में हैं और जयपुर आकर आमेर महल घूमना चाहते हैं, या अन्य किसी प्रदेश से हैं और जयपुर आकर आमेर महल घूमना चाहते हैं, या आप जयपुर में ही हैं और आप ये प्लान बना रहे हैं कि आमेर महल घूमना है, तो आपको जो टाइमिंग्स पता है उसमें चेंजेस हुआ है। शारदीय नवरात्र के चलते टाइम में ये चेंजेस किया गया है, बदलाव लाया गया है। अब अगर टूरिज्म के लिहाज से आप आमेर महल पहुंच रहे हैं तो सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक ही आमेर महल खुला रहेगा। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी है आप सभी के लिए। साथ ही अगर आप इस बात को लेकर एक्साइटेड हैं कि वहां जाएंगे और एलिफेंट राइड करेंगे, तो वो नहीं होगा। 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक हाथी सवारी को बंद रखा जा रहा है। सहयोगी राखी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। राखी, क्या जानकारी है? जी स्वप्निल, देखिए शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। 15 अक्टूबर से यहाँ पर नवरात्र स्थापना होगी, तो इसको देखते हुए यहाँ पर आमेर में दूर दूर से जो लोग हैं वो खाली पर्यटन के लिहाज से नहीं, यहाँ नवरात्रों में शिला माता के दर्शनों के लिए दूर दूर से यहाँ आमेर महल पहुंचते हैं लोग। और इसी को ध्यान में रखते हुए, पर्यटकों की सुरक्षा और उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक नया टाइम टेबल बनाया गया है। लोग जो घूमने के हिसाब से पर्यटन की दृष्टि से यहाँ आएंगे, उनको भी कोई दिक्कत ना हो, और जो लोग यहाँ पूजा और दर्शनों के लिए आना चाहते हैं उनकी जो सहूलियत है उसे भी ध्यान में रखा गया है। तो सुबह 8 बजे से और शाम 5:30 बजे तक यहाँ पर आमेर जो महल है उसमें यहाँ पर पर्यटकों के आने का ये समय रखा गया है। और आपको बता दें कि इस बार प्रवेश और निकास का जो द्वार है वो भी बदल दिया गया है। यहाँ पर सिंहपोल गेट से जो है इनका प्रवेश द्वार रहेगा, और वहीं पे वो टिकट काउंटर जो है वो बुकिंग वो वहां से कर सकते हैं। लोग जो टिकट लेकर के पर्यटन करना चाहते हैं वो वहां से रहेंगे। और उसी के साथ साथ जो त्रिपोलिया गेट है वहां से निकासी का समय रहेगा। और हाथी की जो सवारी होती है, क्योंकि श्रद्धालु बहुत आते हैं, स्वप्निल भीड़ बहुत लगती है, तो सुरक्षा की दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है वहां पे प्रशासन के लिहाज से। तो इसको देखते हुए जो हाथी की सवारी है वो भी वहां पर अभी इन दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है, बंद कर दी गई है। जी स्वप्निल। मोटे तौर पर राखी, अगर आप हमारे तमाम दर्शकों को ये बता पाएं कि अमूमन आम दिनों में कितने टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं और शारदीय नवरात्र के वक्त टूरिस्ट की संख्या में किस तरह से इजाफा होता है? जी देखिए, यहाँ पर अगर हम पर्यटन के हिसाब से बात करें तो वैसे आमतौर पर इन दिनों में, क्योंकि अब हल्की ठंड पड़ने लगी है, तो इस समय आकर के सितंबर माह के बाद में यहाँ पर वैसे ही पर्यटकों का जो जमावड़ा है उनका जमावड़ा यहाँ पर आमेर महल में लगना शुरू हो ही जाता है स्वप्निल। और क्योंकि अब जब ये नवरात्रे हैं, शारदीय नवरात्रों की अपनी एक महत्ता होती है और शिला माता के दर्शनों के लिए दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। तो अभी इन दिनों अगर हम टूरिज्म की बात करें, पर्यटन की बात करें, तो इन दिनों जो पर्यटकों की संख्या है उसमें काफी इजाफा होता है और काफी भीड़ यहाँ लगी होती है, जिसको देखते हुए आमेर महल की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हर तरह के यहाँ इंतजाम किए जाते हैं। क्योंकि जो लोग पर्यटन के लिहाज से आए हैं वो अपने परिवार को लेकर के साथ आते हैं, बच्चे साथ होते हैं, तो इस सहूलियत को भी यहाँ ध्यान में रखा जाता है। और साथ ही साथ जो श्रद्धालु वहां पर सुबह से शाम तक लंबी कतारों में माता के दर्शन करने के लिए खड़े रहते हैं, तो उनके लिए भी ये व्यवस्था की जाती है स्वप्निल। तो इन बदलावों के इधर और क्या विशेष व्यवस्थाएं खासकर एंट्री और एग्जिट को लेकर हैं? जी स्वप्निल, एक बार आप फिर दोहराइएगा। जी, मैं ये कह रहा हूं कि और क्या खास व्यवस्थाएं की गई हैं इन समय के बदलावों के अलावा, खासकर एंट्री और एग्जिट को लेकर? देखिए व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर
जिस तरीके से छठ का मेला लगेगा, पहले दिन जो प्रवेश स्थापना की जाएगी, घट स्थापना की जाएगी, उस दिन तो लोग जो है यहाँ आमेर महल के नीचे तक, जहाँ से शुरुआत होता है वहां तक लंबी कतारें लगी रहती हैं। और उसके साथ साथ यहाँ छठ का जो मेला लगता है उस दिन भी आमेर महल को, वैसे तो यहाँ पर नाइट टूरिज्म चलता ही है स्वप्निल, रात्रि के लिए भी यहाँ पर पर्यटन के लिए लोग आते हैं, तो आमेर महल है वो पूरी तरीके से सजाया हुआ रहता ही है यहाँ पर एलईडी लाइटों से। और इसके अलावा भी यहाँ पर जब नवरात्रि का जब समय रहता है तो आमेर महल में विशेष साज सज्जा का यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। लोगों के पानी के लिए हो, चाहे उनके आने जाने के लिए यहाँ पर बैटरी चालित कारें भी है, उन कारों की भी यहाँ पर संख्या बढ़ा दी जाती है, क्योंकि जो वृद्धजन होते हैं उनको ऊपर आने में दिक्कत होती है, तो उनकी व्यवस्थाओं का भी ध्यान में रखते हुए बैटरी चालित जो कारें हैं उनकी भी यहाँ पर इस बार खासी व्यवस्था की जाएगी। चलिए, शुक्रिया राखी, आप नजर बनाए रखें। 2023 का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को होगा, जो भारत में दिखाई नहीं देगा। शनि पितृ कार्य अमावस्या को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण हो रहा है, जो रात 8:32 से मध्य रात्रि 2:25 के बीच होगा। सूर्य ग्रहण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश भाग और अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी भाग के कुछ हिस्सों में दिखेगा, जिसका सभी 12 राशियों पर सीधा शुभ और अशुभ दोनों ही वे में असर दिख सकता है। ग्रहण की समाप्ति के ठीक बाद नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी और घर घर घट स्थापना होगी। ज्योतिषाचार्य मीनू शर्मा ने बताया कि साल के आखिरी इस सूर्य ग्रहण में कन्या राशि के लिए ये कष्टदायक रहेगा और मिथुन राशि के लिए राजसी सुख फलदायक रहेगा। कर्क और सिंह राशि के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे, तो वृश्चिक राशि के लिए फलदायक और मकर राशि के लिए मिला जुला असर दिखेगा। देखो, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि अक्टूबर का महीना खगोलीय और धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत ज़बरदस्त महत्वपूर्ण है। खगोलीय दृष्टि से 2 ग्रहण अक्टूबर के महीने में आने वाले हैं और जो कि धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। 14 तारीख को जो सूर्य ग्रहण दिखाई देने वाला है वो कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र में है। तो सबसे पहले जो आपने मुझसे कहा कि किन किन राशियों पे प्रभावी है, तो हम कन्या राशि की बात करते हैं तो थोड़ा सा वह कन्या राशि के लिए कष्टप्रद रहेगा, क्योंकि वह ग्रहण कन्या राशि में ही आ रहा है। हालांकि सूर्य इस वक्त कन्या राशि में है और कन्या राशि के स्वामी बुध वो भी कन्या राशि में है, तो दोनों मिलकर बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो जो इस ग्रहण का असर है वो मिला जुला रहेगा, तो कई राशियों के लिए फलदायी भी है और कई राशियों के लिए थोड़ा सा कष्टदायी भी है, जिनमें कन्या राशि के लिए मैं आपको बता ही चुकी। इसके अलावा मिथुन राशि के लिए ये बहुत ज़्यादा फलदायी रहेगा। हम मिथुन की बात करते हैं तो उन्हें राजसी सुख मिलेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। वहीं आप कर्क की बात करते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए रोजगार के साधन खुलेंगे, सिंह राशि वालों के लिए भी रोजगार के साधन खुलेंगे, क्योंकि ग्रहण के तुरंत चार दिन बाद ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो तुला में आ रहे हैं, तो तुला राशि वालों के लिए भी वह फलदायी रहेगा। साथ ही वृश्चिक राशि के लिए भी वह फलदायी रहेगा। मकर राशि के लिए थोड़ा मिला जुला असर रहेगा, जैसे कि खर्चा ज़्यादा, आमदनी कम, लेकिन लाभ के अवसर भी खुलेंगे और रोजगार में वृद्धि भी होगी। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या क्या जो कार्य निषेध रह जाते हैं या क्या दान पुण्य किए जाने के लिए? देखो, पहले तो मैं आपको ये बात बिल्कुल बता देना चाहती हूँ, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं देखा जा रहा, इसलिए ना तो इसका सूतक काल भारत में मान्य रहेगा और ना ही इसके कोई इफेक्ट नहीं रहेंगे। लेकिन ये आकाशीय खगोलीय घटना है, तो लोगों के जीवन पर तो इसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा। इसलिए ये माना जाता है कि बड़े बुजुर्गों को, रोगियों को और गर्भवती महिलाओं को छोड़कर इस पे सूर्य ग्रहण के टाइम खाना खाना नहीं चाहिए और कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए, किसी भी धर्म स्थल पे हाथ नहीं लगाना चाहिए और इसका सूर्य ग्रहण के समय मानसिक जप, गुरु का दिया हुआ जप चलता रहना चाहिए। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के मतदान को लेकर धौलपुर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान के दौरान एक कार से 28 लाख रुपए बरामद हुए, जिसके बाद इनकम टैक्स के अधिकारियों को सूचना दी गई। सीओ सिटी ने बताया कि पैसे लेकर जा रहे कार सवार युवकों से भी पैसों को लेकर पूछताछ की गई है। आज
पूरे जिले में, धौलपुर जिले में नाकाबंदी करवाई गई थी एसपी साहब की तरफ से। तो सभी थानों पे अलग अलग जगह पर नाकाबंदी चल रही थी। निहालगंज थाना क्षेत्र में ओडेला चौकी पर नाकाबंदी चल रही थी। इसी दौरान एक विचारा ब्रेजा कार आई थी, उसको चेक किया गया तो उसमें 28 लाख रुपये नकद पाए गए थे। क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए प्राइमा फेसिया इसको सस्पेक्टेड मानते हुए इनकम टैक्स को सूचित किया गया है। इनकम टैक्स विभाग आगे जांच कर। नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित कुमार यादव ने जायल उपखंड कार्यालय में आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर सेक्टर अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान अति संवेदनशील बूथ केंद्रों, धार्मिक स्थलों पर किसी प्रकार के राजनीतिक भाषण नहीं देने, कानून व्यवस्था की पालना करने और आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर नागौर एसपी नारायण टुगस, एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा, थानाधिकारी हरीश सांखला, तहसीलदार नीरज कुमारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। करौली में विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस महकमा पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शराब माफियाओं से देसी और अंग्रेजी अवैध शराब के 798 पौवे और 80 बियर के बोतलों के साथ शराब बिक्री की 6350 की राशि जब्त की है। एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन में कैला देवी, सपोट्रा, करौली, मासलपुर, सुरौट, कुटगांव पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। बूंदी जिले में सर्पदंश से 2 लोगों की मौत हो गई। एक बुरी तरह से बीमार है। घर में सो रहे भाई बहन को सांप ने काट लिया, भाई की मौत हो गई, बहन की हालत गंभीर है। वहीं हिंडोली क्षेत्र में 9 साल के मासूम को सांप ने डसा, मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। भावपुरा और नेत गांव के पास ये घटनाएं हुई। दौसा के सिकराय से खबर है, ट्रॉली में भरी कड़बी में आग लग गई। किसान ट्रॉली में कड़बी लेकर आ रहा था। इसी दौरान 11,000 केवी विद्युत लाइन के तार से कड़बी टच हो गई और उसमें आग लग गई। हालांकि किसान ने सूझबूझ दिखाई और उसकी सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा टला है। प्रेशर लगाकर उसने ट्रॉली खाली कर दी। महिला बाल विकास कार्यालय के पास ये घटना हुई। सहायक अभियंता कमलेश शर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया। तारों को ठीक करने के निर्देश दिए गए। खबर अलवर से है। महिला से चेन छीनने का मामला। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चेन छीनने का आरोपी सलाखों के पीछे है। पीड़ित सुशीला के पति सुरेंद्र कुमार ने एफआईआर करवाई थी। अरिहंत अस्पताल के पास वारदात सामने आई थी। आरोपी रसनाली मोड़ निवासी विक्रम बाबरिया गिरफ्तार किया गया है। श्री सुरेंद्र भारद्वाज स्टेट नंबर 10 अपनी पत्नी के साथ मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो आर्यन हॉस्पिटल के सामने से उनके गले से 2 अज्ञात मोटरसाइकिल वाले बदमाशों द्वारा उनके गले से सोने की चैन छीन लेने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके पश्चात उन्हीं बदमाशों के द्वारा दिनांक 11/9/2023 को अम्बेडकर चौराहा के पास पुनः घटना कारित की गई। खानपुर क्षेत्र के भीमसागर टापरिया गांव में मगरमच्छ नहर से खेतों में आ गया। इसे देख किसानों में हड़कंप मचा। इस दौरान किसान खेतों में कृषि कार्य करने जाने से डरने लगे। साथ ही ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग को सौंपा। तस्वीरें देखिए आप। हालांकि जैसे ही ये मगरमच्छ दिखा, लोग डर गए, लेकिन फिर हिम्मत जुटाई और किसी तरह से काबू में किया गया। वन विभाग को सूचना दे दी गई थी। जैसे ही वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची, इस मगरमच्छ को वन विभाग के सुपुर्द किया गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर, अब देखिए किस तरह से कपड़े से उसका मुंह बांधकर, ताकि ये किसी पर हमला ना कर दे, कोई घायल ना हो जाए, किसी की जान पर ना बनाए, और उसके मुंह को कपड़े से बांधा गया।
और ये व्यवस्था की गई कि वो यहाँ वहाँ भाग न पाए और वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। वन विभाग की टीम इसे अपने साथ ले गई है और जल्द ही इसे सुरक्षित पानी में वापस छोड़ा जाएगा। कानपुर क्षेत्र के पनवाड़ स्थित नारियां तंबोलिया खाड़ में अजगर नजर आने से किसानों में दहशत है। दरअसल ये जो समय है वो धान की फसल में पानी पिलाने का है, उसी का काम भी चल रहा है, लेकिन अजगर के आ जाने के कारण किसान खेतों का रुख नहीं कर पा रहे। पनवाड़ के किसानों ने बताया कि इस समय धान की फसल पकने के कगार पर है। हालांकि किसान खेतों में अजगर आने की सूचना वन विभाग को दे चुके हैं। जयपुर के महिला चिकित्सालय और जनाना अस्पताल में बनने वाले आईपीडी टावर में विधानसभा चुनावों का खासा असर नहीं देखा जाएगा। दोनों ही स्थानों पर बनने वाले टावर और महिला हॉस्टल का कार्य साल 2025 में पूरा होगा। चिकित्सालय में 8 मंजिला महिला हॉस्टल और 11 मंजिला ओपीडी टावर का कार्य फिलहाल जोर शोर से चल रहा है। महिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों की जांच और इलाज अति आधुनिक संसाधनों से होगी। इसी पर सहयोगी लीलाधर कुमावत की ये रिपोर्ट देखिए। पर आईपीडी टावर निर्माणाधीन है जो कि G+11 फ्लोर्स हैं और ये 500 बेडेड है। इसमें हमारे 36 बेड आईसीयू के हैं और इसमें अत्याधुनिक 8 ओटी बनाने का प्रावधान है, जिनमें से 6 जो ओटी हैं वो मॉड्यूलर ओटी रहेंगे। और साथ ही हमारे एक निर्माणाधीन गर्ल्स हॉस्टल है जो पीजी गर्ल्स हॉस्टल रहेगा। इसमें 105 रूम्स होंगे और ये स्पेशली पीजी गर्ल्स के लिए रहेगा। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा हो गई है, रणभेरी प्रारंभ हो गई। जहां तक देखा जा रहा है जयपुर शहर के महिला चिकित्सालय और जनाना हॉस्पिटल में ओपीडी टावर बनना प्रारंभ भी हो गया है, जो 2025 में तैयार होने वाला G+11 मतलब 11 मंजिला ओपीडी टावर जो तैयार होगा, उसमें महिलाओं से संबंधित महिलाओं के जो बच्चे होते हैं उनसे लेकर महिलाओं की समस्याओं से लेकर यहाँ तक कि सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होगा। ओटी जो है यहाँ पे चिकित्सक अपना एक प्रकार से उनको डॉक्टरी इलाज करेंगे, परामर्श देंगे। तो उन सब की सुविधा से युक्त आधुनिक सुविधा से सुसज्जित संसाधनों के साथ ओपीडी टावर तैयार किया गया है। और ये जो टावर है महिला चिकित्सालय और जयपुर के जनाना अस्पताल में भी तैयार कराया जा रहा है। और इसी के साथ महिला चिकित्सालय में एक 8 मंजिला हॉस्टल भी बनाया गया है, जिससे जो डॉक्टर्स है वो यहीं पर रहकर सेवाएं दे सके। और ऐसे में बात करें आचार संहिता का इस पर ऐसा कोई रोकथाम वाली बात नहीं है, क्योंकि 2025 तक कंप्लीट होने वाले ओपीडी टावर की जो विशेषता देखी जा रही है कि जो 11 मंजिला ओपीडी टावर है वो अत्यधिक जो संसाधनों से सुसज्जित होगा और इसका आचार संहिता पे कोई इस पे लगाम नहीं लग पाएगा। और 2025 में तैयार होने वाला है। अब ये तो आगामी विधानसभा चुनाव के बाद ही इसकी प्रक्रिया पर थोड़ा कुछ विराम लग सकता है, क्योंकि जनवरी में जब सरकार बन के आएगी उसके बाद ही कुछ जो टेंडर है, जो बाकी टेंडर है, उन पर कार्रवाई हो पाएगी। कैमरामैन मोहन गुजर के साथ लीलाधर कुमावत, समाचार प्लस जयपुर। किसानों की सांडेराव सिंचाई कार्यालय में बैठक हुई। जयेंद्र सिंह गलथनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में किसानों ने हुंकार भरी और 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। साथ ही ये साफ कर दिया कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो महापड़ाव डालेंगे। बैठक में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। राजसमंद से खबर है, राज्य स्तरीय जनजातीय महोत्सव में कुंचौली के स्काउट्स ने धूम मचा दी। राजसमंद जिले का प्रतिनिधित्व कर लौटे स्काउट्स प्रतियोगिताओं में कई कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। स्वीप संबंधी मतदान जागरूकता रैली भी निकाली गई। प्रसिद्ध लोक नृत्य गवरी का मंचन किया गया।
नाथद्वारा में पालीवाल समाज नवयुवक मंडल की ओर से 13वीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। दामोदर लाल स्टेडियम लालबाग में प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि देवकीनंदन गुर्जर, मांगीलाल पालीवाल, निष्पादन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा, ब्लॉक संगठन महामंत्री महेंद्र सिंह गोरवा समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता में प्रथम विजेता गांव गुड़ा और शूटिंग वर्ग में केलवा टीम प्रथम रही। बालोतरा में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल अधिवेशन में बालोतरा मंडल ने बाजी मारी। बालोतरा महिला मंडल द्वितीय स्थान पर रही। विशिष्ट सेवा कार्यों के लिए महिला मंडल बालोतरा को सम्मानित किया गया।